सुनवाई शुरू होते ही केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखना शुरू किया। एसजी की दलीलों पर सीजीआई ने कई टिप्पणियां की। आज की सुनवाई के दौरान अदालत में पूरी कार्यवाही किस तरह से चली, ये आपको विस्तार से आगे बताएंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की बड़ी बातें आपको समझाते हैं। इसे हमने Q&A यानी सवाल जवाब वाले फॉर्मेट में तैयार किया है, ताकि कानून की भाषा आपको बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में समझ आ सके। वरना कोर्ट और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का नाम सुनकर अक्सर लोग चकराने लगते हैं। लेकिन भारत की बात वाली वक्फ के अंतरिम आदेश की फाइल देखने के बाद आपको इस मामले में किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये हमारी गारंटी है। तो पहला सवाल यह है कि कोर्ट ने आज अपने अंतरिम आदेश में क्या कहा। इसका जवाब यह है कि कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि वक्फ की कोई भी प्रॉपर्टी डी नोटिफाइड नहीं होगी, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो या डीड हो। किसी को भी डी नोटिफाइड नहीं किया जा सकेगा, यानी अभी जो उसका इस्तेमाल कर रहा है करता रहेगा। अंतरिम आदेश की दूसरी बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल में फिलहाल कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। दूसरा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून को अमल में लाने पर रोक लगा दी है। इसका जवाब यह है कि नए वक्फ संशोधन कानून को अमल में लाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि इसके सिर्फ 2 प्रावधानों पर ही अंतरिम रोक लगी है। तीसरा सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। तो इसका उत्तर यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिनों का वक्त दिया है। एसजी की तरफ से जवाब देने के लिए 7 दिन की मोहलत मांगी गई थी। अब केंद्र, राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड 1 हफ्ते में जवाब देंगे। 7 दिन में सरकार के जवाब देने के बाद अगले 5 दिन में राजनीतिक दलों और जिन मुस्लिम संगठनों ने नए कानून के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं, उन्हें जवाब देना होगा। इसके अलावा मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। इस बीच कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद भी वक्फ की रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड संपत्ति के डी नोटिफाई करने को लेकर कानून के जानकारों के बीच कंफ्यूजन बना हुआ है। दोनों पक्षों के वकील इस पर अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। अदालत की तरफ से कोई रोक नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक वक्फ काउंसिल में और वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट संशोधित कानून के हिसाब से वो नहीं करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो वक्फ यूजर हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, गैजेटेड हैं, उनको डी नोटिफाई अगले आदेश तक नहीं किया जाएगा। तो सरकार ने स्टेटमेंट दिया था, लेकिन कोर्ट का जो ऑर्डर है, उस कोर्ट के ऑर्डर में इवन जो रजिस्टर्ड नहीं है वो भी कवर्ड होगा। अगर कोई सेक्शन 36 के तहत रजिस्टर्ड नहीं भी था, यूज़ के बुनियाद पर वक्फ था, तो वो भी आज के ऑर्डर में कवर्ड होगा। कि 5 मई को अगर पार्टीज़ को ऐसा लगता है कि इंटरिम ऑर्डर्स के बावजूद कुछ ऑन द ग्राउंड प्रॉब्लम है, तो फर्दर इंटरिम ऑर्डर्स के लिए पार्टीज़ प्रेस कर सकती हैं। तो उसकी लिबर्टी है पार्टीज़ के पास, और मुझे लगता है कि अगर कुछ ऐसा होगा तो पार्टीज फिर से उसको प्रेस करेंगी। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस अंतरिम आदेश तक पहुंची कैसे। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या दलीलें रखी, इन दलीलों पर चीफ जस्टिस ने क्या टिप्पणियां की। यहां बुधवार को पहले दिन की सुनवाई से जुड़े 3 बिंदुओं पर गौर करना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 बिंदुओं पर ही फोकस किया था और अंतरिम आदेश देने पर विचार किया था। ये 3 बिंदु हैं: वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की डी नोटिफाई करना, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री, विवाद की स्थिति में कलेक्टर को जांच का अधिकार। मुस्लिम संगठनों ने भी वक्फ संशोधन कानून के इन 3 प्रावधानों पर कड़ा ऐतराज जताया था। सीजीआई ने आज इन तीनों पर एसजी से केंद्र सरकार का पक्ष जानना चाहा। इसके बाद कैसे कोर्ट में सुनवाई का सिलसिला चला, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि जिस कानून पर पूरे देश में इतनी बड़ी बहस छिड़ी हो, इतना हंगामा मचा हो, आपको उस कानून से जुड़े एक एक पहलू की बारीकी से समझ हो। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन की सुनवाई के दौरान ही अंतरिम आदेश देने के संकेत दिए थे। सरकार को भी इसकी आशंका थी, इसलिए गुरुवार को जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मैं बहुत सम्मान से कहना चाहता हूं, आप संसद से पारित एक्ट पर रोक लगाने जा रहे हैं। मैंने आपकी बातों पर विचार किया। एक्ट के कुछ सेक्शन को देखकर रोक लगा देना सही नहीं है। हमने लाखों लोगों से बात कर कानून बनाया है। हम लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। आम लोगों के हितों का भी सोचना जरूरी है। आपका रोक लगाना बेहद सख्त बात होगी।
मेरा अनुरोध है कि मुझे 1 हफ्ते में जवाब देने दें। एसजी की बातें सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने अपनी बातें रखनी शुरू की। उन्होंने कहा, हम आपको सुनेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए। फिलहाल पहले जैसी स्थिति बनी रहे। हम 2 बातों पर जोर दे रहे हैं। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा, मैं अभी कानून पर जिरह नहीं कर रहा हूं, हमें जवाब दाखिल करने दीजिए, 1 सप्ताह में कुछ नहीं बदल जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या जो संपत्तियां 1995 के कानून के तहत रजिस्टर्ड हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी? सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया, जी हां, ये बात तो पहले से कानून का हिस्सा है। आज जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में ये क्लियर कर दिया कि जो प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उनको डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के पास जिन संपत्तियों के कागज नहीं हैं उनको डीनोटिफाई कर दिया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्फ रजिस्टर्ड संपत्ति को डी नोटिफाई करने और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री से जुड़े प्रावधानों पर अंतरिम आदेश दिया गया। सीजीआई ने अंतरिम आदेश में याचिकाकर्ताओं से ये भी कहा कि मैं चाहता हूं कि याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से 5 याचिकाएं ही हों। सबको सुनना संभव नहीं, आप 1 दिन में फैसला लेकर बताएं। बाकी याचिकाओं को निस्तारित माना जाएगा। याचिकाकर्ता एक नोडल वकील भी तय करे, दूसरा पक्ष भी नोडल वकील तय करे। दोनों पक्ष हमें जिरह करने वाले वकीलों की लिस्ट सौंपे। तो सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया है कि हम ऐसा कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने जा रहे हैं। जो आज प्रोटेक्शन दिया गया है वो रजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टियां हैं उनको दी गई हैं। कोर्ट ने हमारी पूरी बात को समझा है, इसलिए सॉलिसिटर जनरल के स्टेटमेंट पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने किसी भी उस पर स्टे नहीं किया, लेकिन ये भी तय है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। फिलहाल 5 मई सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी गई है। उम्मीद है कि तब तक इस मुद्दे पर सियासी गलियारों से लेकर सड़क तक शांति बनी रहेगी। वक्फ संशोधन कानून पर पहले ही देश की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खिंची थी। अब सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद एक बार फिर कानून पर बहस तेज हो गई है। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी सहूलियत से अंतरिम आदेश को देख रहा है। विपक्ष इसे केंद्र सरकार के लिए झटका बता रहा है, तो बीजेपी के नेता कानून के फायदे गिना रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि हम कोर्ट के अब तक के रुख से संतुष्ट हैं, हमें उम्मीद है कि कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद और याचिकाकर्ता जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से खुशी मिली है और कोर्ट पर हमारा विश्वास और पक्का हुआ है। उधर बीजेपी का कहना है कि ये कानून मुसलमानों के हितों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। विपक्ष इस पर सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहा है। कुल मिलाकर वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश के बाद एक बार फिर नेताओं के बीच जुबानी चिंगारियां उठनी शुरू हो गई हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड है, नोटिफाइड है, जिसमें वक्फ बाय यूजर भी है, उनका डिलीशन नहीं होगा, ठीक है। मगर उसमें दूसरे जो 40 ऑड अमेंडमेंट्स हैं जो पूरे के पूरे वक्फ को बर्बाद करने के लिए कानून बनाया गया, उसका क्या होगा बताइए। आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। ये वक्फ संशोधन अधिनियम ये मुस्लिम समाज के बेटरमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इस अधिनियम को हमारी मोदी सरकार ने लाया है। पूरा अमेंडमेंट मुसलमानों की बेहतरी के लिए, वक्फ की संपत्ति के माध्यम से आम मुसलमानों का भला होना चाहिए, ये सभी की भावना है और हम इसी भावना पे पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जिसे सरकार सुधार बता रही है वह दरअसल अधिकारों पर प्रहार है। वक्फ अधिनियम कोई प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि ये एक मूल वैचारिक हमला है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की इस पिटीशन पर उनके ये समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी तरह से कि जिन प्रोविजंस पर हम लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं वो उनको समझ में आ गया कि बीजेपी जो है इसकी आड़ में अपना सांप्रदायिक एजेंडा जो है पूरा कर रही है। जो आज आदेश दिया है हमें इस चीज़ की खुशी है और जो एक उम्मीद लोगों की पूरी सिर्फ हमारे मुस्लिम समुदाय की नहीं पूरे देश की जो एक उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय से इंसाफ की, उसका विश्वास का एक रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होगा। वक्फ कानून पर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया उस दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए संविधान के अनुच्छेद 142 का जिक्र किया। ये वही अनुच्छेद है जो न्यायपालिका को सरकार की तरफ से बनाए गए किसी कानून की समीक्षा या व्याख्या करने की शक्तियां देता है। इसको लेकर उपराष्ट्रपति ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। The judges who issued a mandamus virtually to the president
and presented a scenario it will be law of the land, have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. आज वक्फ पर अंतरिम आदेश के बीच दाऊदी बोहरा समुदाय ने पीएम मोदी से मुलाकात की। वक्फ कानून को लेकर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। वक्फ कानून को वक्त की जरूरत बताया। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठनों और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। तो कानून की लड़ाई है और कानून के सिलसिले में जो बात आई है हम उसका स्वागत करते हैं। इस मौजू के ऊपर अदालत बहुत इसको गंभीरता के साथ देख रहा है और इसको ये समझती है अदालत कि ये चीज़ नुकसान देने वाली है। गैर मुस्लिम को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए पूरी तरीके से तो ये बिल्कुल गलत है। देश के सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर हम लोग का पूरा भरोसा है और देश की सर्वोच्च न्यायालय जो है वो हमें उम्मीद है कि अगले हफ्ते के बाद जो सुनवाई करेगी वो उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर सुनवाई करेगी। अंतरिम राहत है लेकिन राहत तो है। जो तलवार हमारी गर्दनों पर लटक रही थी, पता नहीं कब कौन सा बुलडोजर किस कब्रिस्तान में घुस जाए, किस मस्जिद में घुस जाए, उस पर राहत में उस पर रोक लग गई और हम शुक्रगुजार हैं। मुख्य न्यायाधीश महोदयों ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया। वक्फ पर चल रही कानूनी लड़ाई के बाद अब बात बिहार की सियासी लड़ाई की करते हैं। रहा चुनाव से पहले हलचल बहुत तेज है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।